की ओर आना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से अब एसआईटी की जो जांच बढ़ रही है आगे, और वहीं सोनम का जो बयान है वो मेल खाता हुआ नहीं नजर आ रहा है। अब इसको किस तरह से देखें, क्योंकि सोनम का जो बयान है वो अपने आप को पीड़ित बता रही है। क्या ये माना जाए कि अभी भी सोनम बचने की कोशिश कर रही है, गुमराह करने की कोशिश कर रही है? ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि वो उसने सब प्लानिंग कर रखी है। देखिए, 23 मई का मर्डर है और आप ये देखिए कि देखिए सोनम के भाई है ये। तो अब आपको लगता है गोविंद जी आपको लगता है कि क्या बताया? मैं नहीं बता पाऊंगा आप लोगों को। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आपसे पैर पड़ता हूं। आप मेरी भावनाएं समझिए। आप 10 मिनट रुकिए। आप अगर इंसानियत आप में है तो आप 10 मिनट रुकिए। आप समझिए मेरी बात। नहीं हम लोग आप समझिए, मैं पिछले 72 घंटे से ऐसे ही जगा हुआ हूँ। मेरी बात समझिए। हम वहाँ पे भी ढूंढ रहे थे, हम यहाँ भी ढूंढने आए हैं। आप सीधे शिलोंग से यहाँ चले आए? शिलोंग से सीधे चले आए। तो आपके साथ पुलिस भी आई? नहीं, तो आप अकेले ही आए? साहब आप समझ नहीं पा रहे। समझ पा रहे होंगे। 10 मिनट समझ पा रहे। 10 मिनट दुनिया खत्म हो रही है कि आप खत्म हो रहे हो। आप भी मीडिया यही है, हम भी यही है। हमें आंसर तो ले लेने दो। भाई साहब क्या नाम है आपका? नहीं बता बताया था रात में। गोविंद जी आप ही नाम जो उसने रात में सोनम ने आपको फोन करके बताया था गोविंद जी, वो बता दीजिए। ये सोनम जी भाई है ये। आपसे क्या की थी? बिना पुलिस का नहीं खुलेगा। आपको फोन किया था, क्या बोला था सोनम ने? ये सोचो के पास चलते हैं। सोनम आप लोग अभी मिल पाए हैं कि नहीं बहन से? एक मिनट सर, ये सोचो के पास चलते हैं। आप रुकेंगे, मैं सब बताऊंगा आपको। हाथ जोड़ के क्या बात हुई थी? आपसे बात क्या हुई? अच्छा, जब फोन किया था, फोन कॉल किया था, तब क्या बोला? फोन कॉल करके सोनम पहली बार क्या बोल रही है? अब आप 10 मिनट रुको, हम बहन को मिल लेते हैं, आपसे रूबरू आपसे होते बात फोन पे जो हुई सर। आप लोगों से 10 क्या मिनट बात? रुकिए, सारे सवालों के जवाब 10 मिनट। क्या उसे अगवा किया गया था, ऐसा कुछ बोली थी? आपको नहीं, कोई शक है? ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हमें ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ उसका फोन आया, हम भावुक हो गए। हमने पुलिस थाने में कंप्लेन करा और उसको रिसीव करवाने की कोशिश की। नहीं, हमने पूछ ही नहीं पाए हम उनसे। अच्छा, ये घटना को लेकर आपको कोई जानकारी है? किसी तरह की कोई बात हुई थी? कुछ भी जानकारी। देखिए मेघालय पुलिस ने जो कहा है कि ये सोची समझी साजिश है, इस पर क्या कहेंगे? सर पहले बहन को मिलने दो। आप भी इधर है, हम भी इधर कितना है। समय हो गया आपको सोनम से मिले हुए? अभी कितना दिन हो गया? 20 दिन। 20 दिन हो गया। कभी उस पर फोन कॉल पे कभी बात हो पाई? राजा की माँ गोविंद जी जिस तरीके से राजा की माँ आरोप लगा रही है, क्या कहेंगे? हम किधर खड़े हैं? हम लेना चाहते हो आप? जान तो राजा की गई, आपके ऊपर, आपकी बहन के ऊपर आरोप लगाए। आप ऐसे आरोपों से नहीं बच सकते। आप मैं अभी कुछ भी बयान नहीं कर सकता हूँ। आप लोगों से हाथ जोड़ के पैर पड़ के रिक्वेस्ट है, आप मुझे पहले मिलने दीजिए, उसके बाद में मैं आपको बयान नहीं, करूँगा। मैं हम लोग यही पूछ रहे हैं। तो सोनम के भाई गोविंद को हम सुना रहे हैं, जहां लगातार उनसे सवाल किया जा रहा है। हालांकि अभी वो सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं और हालांकि 10 मिनट का समय जरूर मांग रहे हैं और अपनी बहन से मिलने के लिए पहुंचे हैं। शैलेंद्र जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि लगातार हम उनके भाई के जो बाइट्स हैं वो सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। भाई पर भी शक है, परिवार वालों पर भी शक है कि कहीं ना कहीं उन्हें पहले से कुछ पता था, कुछ जानकारी होगी। लेकिन जिस तरह से गोविंद जी की जो हम स्थिति देख रहे हैं, क्या माना जाए, क्या यहाँ पर उनकी संलिप्तता नजर आ रही है? देखिए, जो भी एक्यूज का स्टेटमेंट होता है वो वेरीफाई होता है कोरोबोरेशन और कंट्राडिक्शन के लिए। वो कोई एविडेंशियरी वैल्यू उसकी बहुत वीक होती है। तो अभी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एसआईटी बनी है, एसआईटी के पास कुछ एविडेंस होगा, तभी उन्होंने 3 लोग को अरेस्ट किया। उनके भी स्टेटमेंट होंगे। ये सब चीज़ 2-4 दिनों में, 2-4 घंटों में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, बहुत साल पहले मैंने एक पिक्चर देखी, अभी आपसे बात कर रहा था। हिंदी पिक्चर है, याद नहीं पड़ रहा, लेकिन ये पूरा प्लॉट उसी पिक्चर का है। तो इसका कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सेम प्लॉट पे एक हिंदी मूवी बनी है। मैं 15-20 साल पहले देखा हूँ, मुझे नाम अभी याद नहीं पड़ा है। आपके दर्शक देख रहे होंगे, उनको याद होगा ये मूवी। एग्जैक्ट इसी प्लॉट पे एक फिल्म बनी है। तो ये जो ये कह रहे हैं, मतलब एक ये भी है कि उसकी बहन और एक्यूज है, उसको भी शॉक लगा होगा। ऑब्वियसली हनीमून पे ऐसे कोई नहीं भेजता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या प्लान है, कैसा है, उनको भी शॉक लगा है। तो अभी नहीं, कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद जब वो रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे, एक ज़रूर होता है
कि मतलब बचाने के लिए पूरा परिवार लग जाता है, भले ही कितना भी गलत हो। मैं ही अगर कोई मर्डर कर रहा हूँ तो मेरे घर वाले मुझे बचाने में, मेरी जमानत में लग जाएंगे। लेकिन जो अभी अरुण सर ने बोला वो भी एक सच है, और सर बहुत अनुभवी हैं, उन्होंने बहुत सारे केसेस किए हैं, और जो उन्होंने कहा कि इसके पूरे के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र लग रहा है, ऑब्वियसली पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये ट्रायल होगा और आपके सामने रिजल्ट होगा। और क्योंकि 2 स्टेट के मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं, तो इससे बड़ी स्टेट में कोई अथॉरिटी नहीं होती है। और ये तो केस कंक्लूड होगा, जो भी फैक्ट्स हैं, सच है, वो सामने तो आ ही रहा है। 1-2 दिन में और डिटेल्स आ जाएंगे। किसी कहने से नहीं होता है कि हमारी किडनैपिंग हुई थी, वो एविडेंस होता है, वो पुलिस के पास सब एविडेंस होता है, ट्रैकिंग होती है। तो ऐसे नहीं है, इतना आसान नहीं है किसी को बच पाना, पर्टिकुलरली इतने हाई प्रोफाइल केस में जिसमें 2 स्टेट के डीजीपी, मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्कुल। खैर, ये तो अब समय के साथ पता चलेगा कि आखिर और क्या कुछ खुलासे होते हैं। अमृता जी, क्योंकि अब जब फिल्मों का जिक्र आया ही है, तो फिल्में अक्सर बनती हैं कि लोग उससे इन्फ्लुएंस हैं और उससे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं उसको धारण करें। लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि जिस तरह से जो केसेस सामने आते हैं वो नेगेटिविटी को ज़्यादा अपनी ओर खींचते हैं और उसका इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। हाँ, मुझे लगता है शैलेंद्र सर शायद कर्ज मूवी की बात कर रहे थे, जिसमें सिमी ग्रेवाल ने शायद वो रोल प्ले किया था जो हम ये लड़की का सुन रहे हैं। और आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, बट मुझे लगता है आजकल सब कुछ उल्टा हो रहा है। मूवीज बनती है और लोग उनसे इंस्पायर होकर इस तरह के क्राइम कर रहे हैं। कभी हम सुनते हैं कि KGF से इंस्पायर होकर उन्होंने कोई क्राइम किया, कभी एनिमल मूवी का कुछ हम सुनते हैं, अभी आप ये देखिए। तो मुझे तो लगता है अभी ऐसा कुछ रह नहीं गया है कि हमारी रियल लाइफ जो होती है उसके ऊपर मूवीज बनती है। मुझे लगता है आजकल जो अजीब से क्रिमिनल मूवीज बनती है, लोग उनसे इंस्पायर होकर क्राइम करने लगे हैं कि अच्छा ये तरीका, अच्छा इस तरह से बचा जा सकता है। तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है क्या हो रहा है समाज में, लोगों की मनोदशा क्या हो चुकी है, क्या वो फिल्मों से सीख रहे हैं, क्या हम पे फिल्में बन रही है, सब कुछ अजीब है। मतलब मुझे तो लगता है अभी इस तरह की वारदातों से बहुत ज्यादा सीखने की भी जरूरत है कि एक समाज के तौर पर हम जा कहाँ रहे हैं, हमारी दिशा क्या हो चुकी है, और हम मतलब अपने आप को कहाँ देखते हैं एक इंडियन के तौर पर, एक सोसाइटी के तौर पर, और इसको बदलने की मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, काफी ज्यादा जरूरत है। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरा शोभा जी आपसे है, क्योंकि जैसा कि पहले आप जिक्र कर रही थी कि ये एक साइकोलॉजी होती है। इन दिनों चर्चा में नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी काफ़ी ज़्यादा है, और इसी से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं ये केस भी नज़र आ रहा है। और एक जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी उसमें ये सामने आया था कि दुनिया में 75% लोग जो है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी कि NPD से प्रभावित हैं। ऐसे में ये समाज में इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, इससे कैसे बचा जाए और कैसे लोगों को इस डिसऑर्डर से बचाया जा सके? देखो, ये जो आपने केस बोला है, ये नार्सिस्ट, प्योरली तो नार्सिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है, कहीं ना कहीं एंटी सोशल भी है। और क्योंकि इनमें कभी भी ना उसका रिजल्ट क्या होगा, हमें लोगों की कितनी मोरल वैल्यू खराब होती है, उस सब चीजों की हम परवाह नहीं करते हैं। बट हाँ, नार्सिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर अभी तक भी जो भी रिसर्च आई है, हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन टकराता है। नार्सिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो होते हैं उनमें अंदर डोमिनेटिंग फीचर्स होते हैं कि वो अपनी, उनकी जो सत्ता जो होती है वो सर्वोपरि होती है। उसके लिए चाहे किसी दूसरे का कत्ल करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इमोशन से लड़ना पड़े, बट वो अपनी बात को हमेशा आगे रखते हैं। एग्रेसिव बहुत होते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें डिल्यूजन भी होते हैं। तो ये इस तरह के ट्रेट होते हैं। कई बार इनके कारण होते हैं कि अगर कोई, जैसे चाइल्डहुड हमारा कोई बैड एक्सपीरियंसेस रहा है, या हम किसी की पर्सनैलिटी देख के ट्रेट हम सीख लेते हैं। रही बात मैनेजमेंट की, तो इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, ये लोग क्या होते हैं, ये दूसरों को अफेक्ट करते हैं, ये खुद कभी अफेक्ट नहीं होते हैं। इसका मतलब इनके साथ जो रहने वाला पर्सन है या आसपास के जो लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं, और उनको पता होता है कि कहीं ना कहीं इनको पर्सनैलिटी इश्यूज हैं, बट वो मानने के लिए कभी तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक बहुत रिजिडनेस होती है कि नहीं, मैं जो हूँ वो सही है। इसलिए कई बार इनके मैनेजमेंट में, अंडरस्टैंडिंग करने में, इनको जो है रिलाई कराने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। अगर शोभा जी सोनम की पर्सनालिटी को समझा जाए तो ये किससे ज्यादा रिलेट कर पाती है?
ये मोस्टली जो है एंटी सोशल से ज्यादा रिलेट कर पाती है और कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन के भी फीचर्स होते हैं, क्योंकि नार्सिस्ट दूसरे को, अपने क्लोज वन को परेशान करता है, पर वो तो उसने परेशान नहीं किया, वो तो प्रेमी के साथ मिलकर उसने एक प्लॉटिंग की, क्रिमिनल माइंड को उसने अंजाम दिया बिना उसके मोरालिटी को समझे। ये भी नहीं सोचा दूसरे की मैं लाइफ खराब कर रही हूँ या उसकी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या आगे चल के मुझे भी सजा हो सकती है, क्योंकि क्राइम कभी भी छुपता नहीं है, चाहे कितने ही आपने तह के अंदर किया हो। बिल्कुल बिल्कुल शोभा जी आएंगे वापस। इसी बीच बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और खुलासा हुआ है। चौथा आरोपी बीना के बसारी गांव से गिरफ्तार हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, आनंद कुर्मी के रूप में हुई आरोपी की पहचान। मुख्य आरोपी विक्की का पड़ोसी है आनंद कुर्मी। इस वक्त की बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा, चौथा आरोपी बीना के बसारी गांव से गिरफ्तार हुआ। आनंद कुर्मी के रूप में आरोपी की पहचान हुई है। मुख्य आरोपी विक्की का पड़ोसी है आनंद कुर्मी। तो अब तक जहां 3 लोगों के नाम सामने आ रहे थे सोनम के अलावा, अब यहां पर एक और नाम सामने आया है। बताया जा रहा है चौथा आरोपी बीना के बसारी गांव से गिरफ्तार हुआ है, जिसका नाम आनंद कुर्मी है, जो कि बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी विक्की का पड़ोसी है आनंद कुर्मी। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। तो एक के बाद एक आरोपी सामने आ रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हनी दुबे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हनी, क्या कुछ अपडेट? यहाँ पर आनंद कुर्मी का भी नाम सामने आया। जी आपको बता दूं, ये हाई प्रोफाइल जो मामला हुआ है सोनम राजा रघुवंशी हत्याकांड का था। इसमें जो चौथा आरोपी था, ये सागर का जो बीना इलाका है, बीना के ग्राम बसारी से ये गिरफ्तार हुआ है। शिलोंग पुलिस और सागर पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई हुई है। इसमें इंदौर की भी पुलिस टीम सागर पहुंची थी और इसको आज सुबह 11 बजे घेराबंदी करके ग्राम बसारी से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पूरे मामले में आपको बता दूं कि इसकी गिरफ्तारी के बाद अब सागर पुलिस ने शिलोंग पुलिस को आरोपी को सौंप दिया है। ये यहाँ बताया ये भी जा रहा है, ये यहाँ अपने चाचा के यहाँ पर रुका हुआ था। हत्या के बाद से ये लगातार फरार चल रहा था और पुलिस टीमें लगातार जांच कर रही थी। जब इनपुट बीना का मिला तो यहाँ पर पुलिस ने आकर कार्रवाई की है। बिल्कुल, क्या इससे पूछताछ हुई है? अभी तक किसी तरह की डिटेल निकलकर सामने आई है? अभी इस मामले में पुलिस द्वारा पूछताछ नहीं की गई है, क्योंकि मामला शिलोंग से जुड़ा हुआ है। तो शिलोंग पुलिस के हवाले यहाँ की पुलिस ने कर दिया है। अब वहाँ पर ले जाके इससे पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल, क्या कुछ कनेक्शन बताया जा रहा है आनंद का? ये आनंद का ये बताया जा रहा है, जो विक्की था, ये विक्की के साथ वाला था और विक्की जो है वो सोनम का पड़ोसी बताया जा रहा है, क्योंकि हत्या का जो मास्टरमाइंड है विक्की, माफ कीजिएगा, जो हत्या का जो मास्टरमाइंड है उसके साथ में ही ये आनंद कुर्मी इंदौर में रहता था और ये काफी समय से इंदौर में रह रहा है, वहीं पर ये काम करता था और इस हत्या की प्लानिंग में ये सब लोग साथ में मिले हुए थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हानी तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब यहाँ पर चौथा नाम भी सामने आ चुका है। चौथा आरोपी बीना के बसारी गांव से गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम आनंद कुर्मी बताया जा रहा है। ये भी जानकारी सामने आई है कि मुख्य आरोपी विक्की का पड़ोसी है आनंद कुर्मी। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, अरविंद कुमार जैन जी, योगी अमृता त्रिपाठी और डॉक्टर शोभा शर्मा जी। सबसे पहले अब मैं आपके पास आना चाहूंगी शैलेंद्र जी, क्योंकि जिस तरह से अब पूरे मामले में लगातार जांच की जा रही है, जैसा कि आप बोले कि जब इंटरस्टेट की बात आ जाती है तो और भी ज्यादा इजी हो जाता है। कोऑर्डिनेशन में किस तरह से यहाँ पर देखने को मिलता है जब इंटरस्टेट की जांच होती है? तो बीना पुलिस, इंदौर पुलिस, सागर पुलिस, मेघालय पुलिस, दे आर वर्किंग इन प्रॉपर एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेशन। कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है इन जो ये टीम है और दोनों स्टेट के पुलिस चीफ हैं, इनकी गवर्नमेंट इनको बधाई देना चाहिए, कितने अच्छे से कर रहे हैं। इनको जानकारी मेघालय मिल रही है, फटाफट सागर और बीना पुलिस एक्टिव होके इंदौर पुलिस के सपोर्ट से इसको पकड़ रहे हैं। एविडेंस भी उसी हिसाब से देंगे। ब्रिलियंट कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू स्टेट्स। बिल्कुल सर, क्योंकि अब जब इस पूरे मामले में जांच की जा रही थी, 2 जून को राजा का शव मिला और अब 9 जून को सोनम सामने आती है। ये समय लगा है 23 मई से 9 तारीख तक का, इतना लंबा समय लगा है। आखिर क्या माना जाए कि अंदर खाने आखिर किस तरह से जांच की जा रही होगी? नहीं, देखिए, इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स पुलिस नहीं देती है, क्योंकि उससे आरोपी
थोड़ा सा सतर्क हो जाता है। और कई बार पुलिस को मिस इन्फॉर्मेशन देना पड़ती है कि कहीं दूसरी जगह दे देते हैं कि वहाँ खोज रहे हैं, सागर से अपराध, बीना से कनेक्टेड है, बोलेंगे हम तो दमोह में खोज रहे हैं। तो मिस इन्फॉर्म भी करना पड़ता है, प्रेस के माध्यम से भी करना पड़ता है कई बार, और असली चीज बताते नहीं है। अगर उसको पब्लिक डोमेन में असली चीज आ जाएगी तो अपराधी सतर्क हो जाएगा। आप अपना देखिए, जब हमारा 26/11 का ताज का था तो टीवी पे जो चल रहा था और टेररिस्ट को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल रही थी, तो हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनका ऑपरेशन कितना कठिन हो रहा था। तब से पुलिस वाले मिस इन्फॉर्म भी करते हैं और करना भी चाहिए, एंड दैट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये तो बहुत, और अंदर अंदर बड़ी मेहनत की है पुलिस ने, चाहे मेघालय पुलिस हो, चाहे मध्य प्रदेश पुलिस हो, चाहे दोनों स्टेट की सेंसिटिविटी हो, हाईएस्ट प्रायोरिटी पे केस लिया गया है। और ये पब्लिक डोमेन में इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स दिए नहीं जाते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये डिटेल ना भी देना एक अपने आप में भी एक सही बात है। अरविंद जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि आरोप यहाँ पर मेघालय पुलिस के ऊपर बहुत लग रहे थे, सोनम के परिवार की तरफ से खासतौर पर लगाए जा रहे थे आरोप, कई बड़े आरोप लगे हैं। तो ऐसे में जांच पड़ताल के दौरान कितनी बड़ी चुनौती आती है? देखिए, ये शुरू से लग रहा था। मैं चेरापूंजी अभी 2 साल पहले ही गया, शिलोंग उधर का पूरा एरिया देखा। वहाँ के लोग जो हैं वो बड़ा लिहाज करते हैं, बहुत हॉस्पिटेबल हैं। इस प्रकार की वहाँ कोई क्रिमिनलिटी नहीं है और ना इस प्रकार की कोई घटनाएं वहाँ पे कभी सुनने में आती हैं। एक जनरली पीसफुल स्टेट है। कुछ 2-4 टेररिस्ट ग्रुप्स थे पहले, वो भी अब शांत चल रहे हैं। हमारे बैच का गेट टुगेदर हुआ था वहां। तो मेरा ये शुरू से मानना था कि मेघालय पुलिस अपना कार्य कर रही है। देखिए, आप किसी को तब तक एक्यूज नहीं मान सकते जब तक कि वो पकड़ ना जाए। अब किसी की पत्नी को हो सकता है किडनैप करके रख लिया हो, कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस हो, तो पुलिस इसमें, मेघालय पुलिस इसमें और सख्ती क्या करेगी। कोशिश ये हो रही थी कि कड़ियां जोड़ी जाएं और एविडेंस कलेक्ट की जाए और मिलाए जाएं कि भाई कैसे घटना हुई, क्या हुई, किसने घटना करी। ये सब चीजें ये किया। बिल्कुल बिल्कुल। शैलेंद्र जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर सोनम अपने आप को पीड़ित बताती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या 1% भी ऐसा माना जाए कि हाँ, सोनम भी यहाँ पर पीड़ित हो सकती हैं या फिर उन्हें फंसाने की कोशिश की जा सकती है? इन्वेस्टिगेशन मान्यताओं पे नहीं चलता है, एविडेंस पे चलता है। पुलिस हैज़ टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है कि एक भी इनोसेंट झूठा नहीं फंसना चाहिए, चाहे 99 एक्यूज छूट जाएं। तो पुलिस इतना सॉलिड केस चलती है, बहुत फूक फूक के कदम रखती है, किसी भी इनोसेंट को ऐसे नहीं फंसाने होते इतने हाई प्रोफाइल केस में। तो पुलिस के पास क्या एविडेंस है ये आपको हमको नहीं मालूम है, लेकिन पुलिस को तो मालूम है, इसलिए पुलिस अरेस्ट कर रही है, इसलिए पुलिस आगे कर रही है। तो इसलिए इस पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स तो पुलिस शेयर नहीं करेगी। चार्जशीट में चार्जशीट ही इन लोगों को मिलेगी, एक्यूज को, तब मालूम पड़ेगा क्या होगा। और मैं तो हमेशा से मानता हूं पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स पब्लिक डोमेन में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि एक्यूज के काउंसिल को इसका फायदा मिलता है। बिल्कुल। शोभा जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि आप जैसा कि यहाँ पर बताते हुए नजर आ रही थी कि सोनम के अंदर जो ट्रेड्स हैं वो है एंटी सोशल और बाइपोलर, बॉर्डर लाइन। तो ऐसे में किस तरह से काउंसलिंग दी जा सकती है? कैसे समझा जाए कि इस तरह ये कुछ ट्रेड्स हैं जो गलत हैं इस व्यक्ति के अंदर, और उसे समझने के बाद उसे काउंसलिंग दी जाए और उस चीज से अलग किया जाए? सबसे पहले तो है कि ये अपना गुनाह कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इतने दिनों से इन्होंने पर्सनैलिटी बनाई है, तो एकदम से उनके हाँ करवाना किसी चीज के लिए या गुनाह कबूल कराना बड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि इंसाइट कराना, उनको रियलाइजेशन कराना। उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, कुछ साइकोथेरेपीज हैं और बहुत सारी काउंसलिंग है। तो स्ट्रॉन्ग अगर काउंसलिंग होती है और उनकी चीजों को प्रूव करा के, उनको इंसाइट करा के कि हाँ ये जो चीजें हुई हैं उससे कई बार ये
हाँ कर जाते हैं, बट वो ट्रीटमेंट के लिए, आगे मैनेजमेंट के लिए, आगे क्राइम करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि ये कई बार लास्ट नहीं होता है। ऑब्वियसली छोटे छोटे पहले भी जरूर किए होंगे, एकदम से कोई भी चीज अंजाम नहीं दी जाती है। तो इसलिए कितना वो उस चीज के लिए एग्री होती है और आगे नहीं करेगी, ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी इंसाइट आती है, कितनी वो चीजों को एक्सेप्ट करती है, क्योंकि ये लोग इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इनकी जो मेंटल कंडीशन होती है वो इस तरह की होती है कि जिस दिन इन्हें रियलाइजेशन हो गया और उन्होंने क्राइम को एक्सेप्ट कर लिया, तो चीजें शायद आगे इम्प्रूव होती हैं, ठीक होती है। बिल्कुल शोभा जी, क्योंकि अब इस पूरे मामले में तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आने वाले समय में कि वो एक्सेप्ट करती हैं या नहीं, लेकिन एक समाज में भी डर पैदा हो जाता है, और डर ये पैदा हो जाता है कि हम कैसे समझें कि सामने वाले की मानसिकता क्या है, सामने वाला क्या सोच रहा है। क्योंकि सोनम के अगर शादी के वीडियोस देखा जाए, उसमें भी कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि वो कुछ इतनी बड़ी प्लानिंग रच रही होगी या फिर वो नाखुश नजर आ रही होगी। तो ये समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे आसपास वालों को देखकर। बार ऐसा भी होता है, हमारे साथ लोग रह रहे होते हैं तो ये इतना अच्छा मास्क लगाते हैं कि समझ में नहीं आता है। जैसे आपने मूवी की भी बात करी, तो कर्ज जो मूवी थी, ऑब्वियसली वो इतने टाइम भी रिलेशनशिप में थे, तब भी वो जज नहीं कर पाए। तो कई बार इंसान ना इस तरह की प्रवृत्ति के जो होते हैं उनको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, बट फिर भी कुछ कुछ चीजें होती हैं। जैसे अगर आपसी बातचीत होती है, अगर आपको लगता है कोई पर्सन सामने वाला आपकी बात का बिल्कुल ही एग्री नहीं करता है, एकदम से अवॉइडेंट हो जाता है या एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है या बहुत एरोगेंट सा रहता है, तो कुछ कुछ चीजों के ये ट्रेट या टाइप हैं ऑब्वियसली, तो थोड़ा समझ सकते हैं। इजीली समझना ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल होता है इन लोगों को। तो ये बड़ी विचित्र सी बात है, क्योंकि बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद कई बार हम समझ पाते हैं। कुछ लोग, जैसे शादी से पहले भी होता है, टाइम पीरियड इतना नहीं होता है कि जब जहां हम एक दूसरे से बात कर सकें, उनको समझ सकें। तो ये चीजें आजकल बहुत जरूरी हो गई है, पर उसको समझना, तो इसके लिए तो ऑब्वियसली एकदम कोई क्लियर कट आंसर नहीं है। जितना टाइम स्पेंड करेंगे, जितना हम लोगों से बातचीत करते हैं, तो थोड़ा सा समझ में आ जाता है। पर कई बार हम इतने ब्लाइंड होते हैं, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं और रिश्ते को आगे चलाते रहते हैं। बिल्कुल, रिश्ते को आगे चला लेते हैं। एक और अहम सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर इस मानसिकता का इंसान हो तो वो हर इंसान क्राइम कर ही दे। कभी कभी वो गलत जरूर हो सकता है, लेकिन क्राइम कर दे और ये हम सोच लें कि ये इंसान क्राइम ही करेगा तो हम एकदम दूरी बना लें, या फिर ये हम सोच लें कि नहीं इतना नहीं कर सकता है तो हम उससे एकदम कनेक्टेड रहें। ये भी एक बड़ा सवाल बन जाता है कि कितनी हमें बाउंड्रीज वहां पर मैनेज करनी चाहिए। देखो, बॉर्डर लाइन की पर्सनैलिटी का कोई भी पर्सन हो, है ना, उसमें कई बार क्रिमिनल माइंड हो सकता है। वो चाहे एंटी सोशल हो, चाहे वो नार्सिस्ट हो, चाहे वो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो। हर चीज के लिए एक बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि एंटी सोशल और नार्सिस्ट ना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। उनके बियॉन्ड अगर एक चीज भी बात चली जाती है तो उस चीज का एकदम एग्रेसिव होकर विरोध करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ऑब्वियसली बाउंड्री सेट करें। अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी हैं तो धीरे धीरे अपने आप को विड्रॉल करें। हम आए दिन के केस सुनते हैं कि भाई एसिड डाल दिया, आप मेरे नहीं तो आपके नहीं। ये कोई पहले दिन की ही वारदात नहीं है, ये वारदात आज से पहले भी होती है और मुझे नहीं लगता है कि एकदम से खत्म हो जाएंगी, आगे भी होती रहेंगी। तो ऐसी चीजों को समझ के धीरे धीरे आप उससे विड्रॉल कर लें, अपने आप को सेफ्टी वाले फेज में रखें। क्योंकि एकदम आप बोलेंगे और आपको लगेगा आसपास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली क्राइम को जो है अंजाम देना बहुत वो उनके लिए आसान हो जाता है। तो अपने आप को, अगर आपको थोड़ा भी अलर्टनेस हो जाती है, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं सेंसेस बोल देते हैं कि ये पर्सन आपके लिए सुटेबल नहीं है, बट हम फिर भी उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में चलते रहते हैं, तो प्लीज एक बाउंड्री सेट करें। इसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना है और अपने आप को विड्रॉल करें। उसके बाद भी अगर आपको लगता है आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे हेल्प लें। उसके अलावा पुलिस या साइकोलॉजिस्ट, किसी से भी आप एक प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल। अमृता जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। बीइंग अ सेलिब्रिटी, बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, समाज में कैसे यहाँ पर बदलाव लाया जा सकता है, आप क्या सोचती हैं? मुझे लगता है सबसे पहले अस्मिता जी कि किसी भी बदलाव की शुरुआत घर से होती है। तो अगर हम लोग घर पर ही इतना ध्यान दें कि हमारे बच्चों की, जैसे शोभा जी ने भी बताया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है, तो देखिए किसी की शादी हो रही है, उसने तो कितना समय टाइम स्पेंड किया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एज अ पेरेंट, माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, उन्हें तो ये बातें समझ में आती है कि उनका भाई बहन किस तरह का बिहेव कर रहा है, उनका बेटा या बेटी किस तरह का बिहेवियर तरफ जा रहे हैं। तो शुरुआत मुझे लगता है इस तरह की चीजों को बदलने की घर से होनी चाहिए।
चाहिए। अगर उन्हें काउंसलिंग की जरूरत है तो काउंसलिंग करवाई जाए, डॉक्टर्स की हेल्प करवाई जाए, जिस भी तरह से उनमें सुधार हो सकता है। ना कि ये कि अरे हमारा बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम है, जो मुझे इस केस में लगता है कि कहीं और शादी करना चाहती है तो जबरदस्ती काम करे कि उसकी शादी कहीं और कर देते हैं, वहां जाके सेट हो जाएगी, सब कुछ भूल भाल जाएगी। अभी हुआ क्या इसमें कि ना वो इधर की रहे ना वो उधर के रहे, मतलब इतना बदनामी भी समाज में भी हर तरफ से गए। वो जिसका बेटा गया उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी, वो जो लड़का था राजा, उसका तो मतलब सोच के मुझे लगता है कितना इनजस्टिस है किसी लड़के के साथ ऐसा होना। तो मुझे लगता है कि समाज में बदलाव चाहिए तो हम सबसे पहले अपने घरों में देखें कि हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, उनकी मनोस्थिति क्या है, उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं, और तभी एक समाज में बदलाव आएगा। बिल्कुल, मनोस्थिति कैसे ठीक कर सकते हैं और ये घर से ही शुरुआत होगी। बहरहाल आप सभी मेहमान बने रहिएगा, यहाँ पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार चर्चा बरकरार। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा लगातार जारी थी, हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए, डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अमृता त्रिपाठी और डॉक्टर शोभा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मेहमानों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन जिस तरह से ये पूरी जानकारी, जो पूरी खबर है, इसको लेकर भी जानकारी देते चले कि अब तक इस पर क्या क्या खास अपडेट आए हैं। तो सोनम को लेकर पुलिस सूत्रों की तरफ से यहाँ पर जानकारी दी गई है कि गिरफ्तारी के बाद उसका पहला बयान आया और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि कुछ अज्ञात लोगों ने मेरे पति की हत्या की है। सोनम ने आगे कहा कि मुझे कमरे में बंद करके रखा गया, गाड़ी में बैठाकर मुझे गाजीपुर छोड़ा गया, लूटपाट कर मुझे अगवा किया गया। तो वहीं पुलिस की पूछताछ में सोनम की तरफ से यह दावा किया गया है। और अगर बात की जाए एसआईटी की तरफ से, तो 23 मई को की गई थी राजा की हत्या। 23 मई को ही सोनम और किलर वहां से निकल गए थे, ये एसआईटी की तरफ से जानकारी दी गई। इसके अलावा जानकारी आई कि गुवाहाटी में एक दिन सोनम और हत्यारे रुके थे। मेघालय एसआईटी के सूत्रों से यह बड़ी खबर है, पीछे से राजा रघुवंशी पर हमला किया गया, वार किया गया। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है तो राजा के सिर पर 2 बार हमला करने की जानकारी सामने आई है और राजा के सिर में गहरे चोट के निशान भी हैं। अब हमारे मेहमानों की ओर बढ़ेंगे। शैलेंद्र जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से हम इस पूरे केस को देख रहे हैं, अब आने वाले समय में आगे की जांच किस तरह से होगी, क्या कुछ माना जाए कि आगे और क्या कुछ खुलासा हो सकता है, क्या कुछ परतें खुल सकती है, कैसे जांच आगे बढ़ सकती है? इसमें कोई विशेष बात ऐसी बताने वाली नहीं है। लॉ बड़ा सेट है। केस रजिस्टर हुआ, इन्वेस्टिगेट हुआ, मेघालय पुलिस ने पूरा केस डिटेक्ट किया, एक्यूज को धीरे धीरे अरेस्ट करना शुरू किया। आपने जैसा भी बताया, चौथे एक्यूज को बीना से एक्यूज किया और मेघालय पुलिस को जो भी उसकी पत्नी है, उसका राजा की, उसके खिलाफ एविडेंस मिला, उसको अरेस्ट किया। अब कहाँ शिलोंग, फिर गुवाहाटी, फिर गाजीपुर, इतनी दूरी तक आने के बाद और अगर कोई ये कहे कि उसकी किडनैपिंग हुई थी तो पुलिस वो एविडेंस भी निकाल लेगी कि इतनी देर चुप क्यों रही, इतने घंटे यहाँ कैसे रही, कितने टोल नाके मिले होंगे, कितने सीसीटीवी पर टोल नाके पे लगे होंगे, किस गाड़ी से आए होंगे, कितने टावर के कांटेक्ट में रहे होंगे। ये कोई ऐसा नहीं है, पुलिस के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। मध्य प्रदेश पुलिस और मेघालय पुलिस, यूपी पुलिस, दे आर सो एफिशिएंट। ये जो क्रिमिनल अपने हिसाब से सोचता है कि वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन गलतियां होती हैं, उसी के बेसिस पर पकड़े जाते हैं। जब इन्होंने अपराध किया तो उनको थोड़े मालूम था पकड़ा जाएंगे, लेकिन मेघालय पुलिस ने एक एक करके पूरा निकाला, संयम रखा, धैर्य रखा, इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स शेयर नहीं किए। इसमें एक ही 2 चीज़ और हो सकती है आगे, एविडेंस तो वो करेंगे ही करेंगे, क्या कोई और भी व्यक्ति शामिल है, और पुलिस के पास एग्जैक्ट इन्वेस्टिगेशन में वो प्लान आएगा कि कब प्लान किया गया, शादी के पहले किया गया, शादी के बाद किया गया, शादी के 2 दिन बाद प्लान किया, कॉन्स्पिरेसी कैसे रचित की गई, कैसे हायर्ड किलर्स को हायर क्या किया गया, कितना रेट था, कहाँ से पेमेंट हुआ, क्या पेमेंट था, ये सब डिटेल्स आएंगे अभी इन्वेस्टिगेशन। चार्जशीट फाइल करने के पहले पुलिस इतना सब एविडेंस इकट्ठा करेगी। बिल्कुल शैलेंद्र जी, एक सवाल यहाँ पर और है, लेकिन उससे पहले सोनम के भाई गोविंद की एक ऑडियो क्लिप सामने आई है, वो सुनाते हैं और उसके बाद आपके पास आऊंगी सवालों की ओर।
भैया ये ऑडियो आप ग्रुप में डाल दीजिए ना, और मैं भी डाल देता हूँ। धन्यवाद सभी लोगों का। मैं ना एयरपोर्ट पे हूँ, चेकिंग पॉइंट में। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि सोनम रघुवंशी का मुझे कॉल आया था रात को 1:30 बजे, और मैंने उसको जो भी आसपास का लोकल थाना है वहाँ पे उनकी कस्टडी में दे दिया था। और उसके बाद में मेरी बात हो गई थी लोकल थाने से, और वो 3 बजे तक थाने पहुँच गए हैं। अब आगे की प्रोसेस मुझे मालूम नहीं है, मगर मैंने मेरा टिकट वगैरह करवा के और मैं यहाँ से निकल चुका हूँ शिलांग से, और मैं 12:30 बजे गोरखपुर पहुंचूंगा, और वहां से बाय कार मैं आगे के लिए देखवाही के लिए एक सबूत कुछ भी जिसकी भी गलती है उसे सजा मिलनी चाहिए। यही निवेदन है आप लोगों से। मगर थोड़ा मोबाइल से अगर उसमें उसकी कोई गलती होती है उसे फांसी लगा दी जाए। गवर्नमेंट जो भी आदेश देगी वो हमें मंजूर होगा। मतलब अपना नाम बोल दीजिए। मेरा नाम गोविंद रघुवंशी है जी। मैं शिलोंग मेघालय से आ रहा हूँ। आप कितने दिन से घूम रहे थे? मैं लगभग आज 18-19 दिन कंप्लीट हो गए हैं। सोनम पे आरोप लग रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं है क्या आरोप लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं। मीडिया प्रशासन आप हो, आरोप भी आप ही लगा रहे हो, सब चीजें आपकी है। डीजीपी मेघालय मेरे नॉलेज मैं जर्नी करके आया हूँ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं कि अभी क्या आरोप लगे हैं। मैं मिल लूँ फिर आपको जरूर दूंगा, बिल्कुल शांति से दूंगा, आपके एक सवालों का जवाब दूंगा। यहाँ हमने सुना सोनम के भाई गोविंद की यह जानकारी जहां पर देते हुए नजर आ रहे थे। पहले तो ऑडियो क्लिप सुनी, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो आरोप हैं वो एक के बाद एक लगाए जा रहे हैं। बहरहाल सजा को लेकर उन्होंने कहा है कि जिसकी भी गलती हो उसे सजा दी जाए, जो भी सजा दी जाएगी वो माना जाएगा। बहरहाल हमारे सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, अरविंद कुमार जैन जी, योगिता भयाना जी, अमृता त्रिपाठी जी, डॉक्टर शोभा शर्मा जी हमारे साथ जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना है।